स्वागत करता हूं आप सभी को। जितने भी हमारे सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम कर रहा हूं। ठीक है, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत शानदार होने वाला है। 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक तो होता है आपको मैस्टेक्टोमी, समझ गए ना। मास्टेक्टोमी क्या होता है, यानी स्तन छेदन, समझ गए, और उससे संबंधित नर्सिंग देखभाल, समझ गए, जो कि 10 नंबर में पूछता है। एक क्वेश्चन लेकर आए हैं हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के बारे में। एक प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं एड्स के बारे में, और एक प्रश्न लेकर आए हैं टिटनस के बारे में। और हमें लगता है आज का जो 4 क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन आपको आने वाला है शॉर्ट में या लॉन्ग में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका मैं पहले बता देता हूँ, MSN 1 का है, ठीक, MSN 2 का है। MSN 1 तो कल हुआ था, ये MSN 2 का है, समझ गए। चलिए देखिए, मैस्टेक्टोमी से पहले और बाद के नर्सिंग देखभाल बताना है। सबसे पहले समझ लीजिए मैस्टेक्टोमी होता क्या है। तो देखिए, मैस्टेक्टोमी होता है यह एक या दोनों स्तन को आंशिक या पूर्ण रूप से सर्जरी यानी शल्य क्रिया के द्वारा हटाना ही जो है मैस्टेक्टोमी कहलाता है, समझ गए। मतलब सर्जरी के द्वारा एक स्तन को या दोनों स्तन को आंशिक यानी पार्शियल या कंप्लीट स्तन को सर्जरी के द्वारा हटाना ही जो है मैस्टेक्टोमी कहलाता है, समझ गए। चलिए, अब ये मैस्टेक्टोमी के बाद जो है और मैस्टेक्टोमी से पहले नर्सिंग देखभाल बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, शल्य क्रिया से पूर्व का देखभाल, प्री ऑपरेटिव केयर में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। दोनों में, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों में हम लोग 10-10 पॉइंट देखेंगे। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं मैटर यहाँ पे चीज़ें बता दे रहा हूँ जो कि आपको मदद करेगा। बाकी मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई सर्जरी वाले पेशेंट है उसको क्या क्या जो है किस चीज़ का सर्जरी है और उसको क्या क्या चीज़ें उस सर्जरी में देखभाल हमको करना चाहिए एज ए नर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, 4-5 जो है पॉइंट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सर्जरी से पहले का देखभाल है, तो अब सर्जरी से पहले के देखभाल में क्या क्या चीज़ें करेंगे, जैसे आकलन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्जरी से पहले आकलन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे पेशेंट का, समझ गए ना, ऑब्जर्व करेंगे, आकलन करेंगे। अब आकलन में उसके तमाम हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, समझ गए। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि सहमति लेना, मतलब सहमति लेना। अब सहमति लेना में पेशेंट से लिया जाएगा, पेशेंट के रिलेशन वाले से लिया जाएगा, ठीक है, और यह सहमति पत्र होगा। सहमति पत्र अब हो जाएगा तो पेशेंट को तैयार किया जाएगा। तो पेशेंट को तैयार करने में उसका सर्जरी से पहले पोषण का ख्याल रखा जाएगा। तो अब पोषण में क्या क्या करते हैं, तो जैसे NPO में रखते हैं, मैं सर्जरी से कुछ घंटे पहले भोजन नहीं देते हैं, उससे जो है पोषण बनाने के लिए, एनर्जी के लिए तरल लिक्विड देते रहते हैं, समझ गए। उसके बाद उसके शरीर पर से जो है ये सब जो है पोषण के लिए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है टेस्ट होता है, प्री सर्जरी टेस्ट होता है, तो वो सारे टेस्ट को करवाते हैं। उसके बाद जो है रिजल्ट आने के बाद जो है ये चीज़, मतलब इस प्रकार से जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। से सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद। अब किसी पेशेंट को सर्जरी हो चुका है तो उसको क्या क्या जो है समस्या को जो है देखभाल आप करेंगे, तो पहले वो 4-5 पॉइंटें आपको लिखना है, और वो 4-5 पॉइंटें के अंदर जो है उसके संबंधित देखभाल को लिखते जाना है। यह स्मार्ट वे है लिखने का। बाकी हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे भी कि कैसे लिखना है। अभी मैं ये बता रहा हूं तो आप लोग सुनिए, समझ गए। चलिए पहले मैं सीधा बताता हूं कि पूर्व और बाद में देखभाल कैसे करेंगे। पहला पॉइंट है, रोगी की सभी जांचें एकत्रित की जाती है, इन्हें क्रमानुसार एकत्रित करके रोगी की फाइल बनाई जाती है। मतलब सबसे पहले सर्जरी होता है तो उसके लिए सभी जाँच कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रोगी का एक फाइल तैयार किया जाता है। उसके बाद होगा कि रोगी के यदि अन्य कोई रोग हो तो उसका उपचार जारी रहता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और अस्थमा। अगर पेशेंट को सर्जरी होने वाला है और उसको और कोई बीमारी होता है तो ऐसा नहीं है कि उसका जो है इसका जो है इलाज छोड़ दिया जाएगा, समझ गए, उसका भी इलाज चलते रहता है, समझ गए चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा है, रोगी की घबराहट को कम करने के लिए सर्जरी के लाभ बताने चाहिए एवं रोगी व उसके विधि संरक्षक से लिखित सहमति प्राप्त करना चाहिए। अब सर्जरी से पहले रोगी घबरा सकता है सर्जरी के नाम सुनते ही, तो उससे जो है लाभ बताएंगे कि सर्जरी होने के बाद क्या क्या लाभ होगा आपको। तो इससे जो है पेशेंट में संतोष का भावना जगेगा। फिर जो है लिखित सहमति लेंगे उससे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, देखभाल में रोगी के मन में सर्जरी के प्रति शंकाओं को दूर करना चाहिए, जिससे पेशेंट डरे नहीं, होश नहीं खो, ठीक है ना। रोगी एवं परिचित को इस ऑपरेशन के करने का कारण, संबंधित लाभ एवं जटिलता के बारे में बताना चाहिए। मतलब इस पेशेंट ये जो सर्जरी है इसके बाद क्या जो है लाभ और हानि हो सकता है, जटिलता हो सकता है, इसके बारे में बताना चाहिए रोगी के उसके संबंधियों को, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, रोगी के जैविक चिन्ह की जांच की जाती है, वाइटल साइन की। इन्हें नर्सेज रिकॉर्ड में नोट कर फाइल के साथ रखा जाता है। अब जो सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं, सर्जरी से कुछ समय पहले लगातार उसका जो है वाइटल साइन चेक किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है कि कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। ठीक है। रोगी को प्लास्टिक व रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में बताना चाहिए। रोगी को प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में बताना चाहिए। ठीक है। रोगी को आवश्यकता अनुसार इंट्रावेन के माध्यम से आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं एवं इनटेक आउटपुट चार्ट भी मेंटेन किया जाता है। मतलब जो रोगी होते हैं ना, उसको भोजन कम दिया जाता है, उसको जो है तरल पदार्थ ज़्यादा दिया जाता है। समझ गए। 9 है, रोगी के सभी गहने, नाखून, पॉलिश आदि हटा लिए जाते हैं सर्जरी से पहले। ठीक है। और आखिरी सर्जरी से पहले के देखभाल में है कि रोगी को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पूर्व रोगी के सर्जरी स्थल को तैयार किए जाते हैं। अब सर्जरी थिएटर रूम में ले जाने से पहले उस थिएटर रूम को पहले जो है तैयार किया जाता है। ठीक है। यह सर्जरी से पहले 10 पॉइंट हैं। आप इसमें चाहें तो और सारे पॉइंट को ऐड करके 15 पॉइंटें भी बना सकते हैं। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है नर्सिंग देखभाल लिखना। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, शल्य क्रिया के पश्चात। अब इस तरीका से देखेंगे कि पेशेंट का सर्जरी हो चुका है तो अब उसका कैसे देखभाल होगा पोस्ट ऑपरेटिव शिफ्ट में। ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट है, रोगी को रिसीव किया जाता है एवं पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर चेक किया जाता है। जैसे पेशेंट को ओटी से सर्जरी हो चुका है तो ओटी से क्या करेंगे, उसे रिसीव किया जाता है और उसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव जो है रूम में ले जाया जाता है। ठीक है। रोगी को आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन जारी रखा जाता है एवं इनटेक आउटपुट चार्ट भी मेंटेन किया जाता है। जिस प्रकार से सर्जरी से पहले आईवी फ्लूइड दे रहे थे, उसी प्रकार से पोषण बनाए रखने के लिए अभी भी आईवी फ्लूइड जारी रखेंगे देना, और जो इनटेक और जो आउटपुट उससे जो मिलेगा उसको लगातार मेंटेन करेंगे। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, रोगी के जैविक चिन्ह, वाइटल साइनों की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। मतलब लगातार जो है वाइटल साइन में जैसे टेम्परेचर, पल्स रेट, रिस्पायरेशन, इस सब में कोई गिरावट ना हो या कोई ज़्यादा चढ़ाव ना हो, तो इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। समझ गए। चिकित्सक के आदेशानुसार पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, जैसे संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, सीडेटिव जो है पेशेंट को शांति के लिए। ठीक है। यह जो है आपका पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन होता है जो ये सब दिया जाता है सर्जरी के बाद। ठीक है। क्योंकि पेशेंट को पेन भी हो सकता है सर्जरी वाले जगह पे, उसके कारण बुखार भी लग सकता है, हो सकता है पेशेंट को जो है संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये सब जो है आपके पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रोगी के सर्जिकल साइट पर ब्लीडिंग या हेमेटोमा होने के लिए इसका आकलन करते हैं एवं आवश्यकता अनुसार चिकित्सक को सूचित करते हैं। अब जहाँ पे सर्जरी हुआ है, हो सकता है वहाँ पे ब्लीडिंग हो, वहाँ से हेमेटोमा हो, तो इसके लिए जो है उसको हम लगातार आकलन देखते रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अगर ज़्यादा ये चीज़ें होने लगेगा तो फिर जो है डॉक्टर को सूचित करेंगे। ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखभाल देखिए, प्री पोस्ट ऑपरेटिव में रोगी को तीव्र दर्द होने पर अपवायर्ड एनाल्जेसिक दी जाती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो अपवायर्ड एनाल्जेसिक देते हैं। ठीक है। रोगी के साथ विश्वासपूर्ण नर्स पेशेंट रिलेशन NPR विकसित करना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको जो है ट्रीटमेंट और देखभाल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रोगी को अस्पताल से छुट्टी करते समय स्वास्थ्य सलाह दी जानी चाहिए। ठीक है। अगर पेशेंट अब डिस्चार्ज होने वाला है सर्जरी के बाद तो उसे जो है स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, देखभाल करने के लिए खुद से जो है उसे सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं। जैसे धूम्रपान नहीं करना है, मद्यपान छोड़ना है, व्यायाम करना है, जीवन को सकारात्मक बनाना है और नियमित फॉलोअप करते रहना है और सही समय पर दवाई लेना है। ये सब जो है बताया जाता है डिस्चार्ज होते समय। ठीक है। नेक्स्ट है, रोगी के सही समय पर ड्रेसिंग करना। ये भी सर्जरी के बाद एक देख रेख है। रोगी को दर्द से आराम के लिए भुजा को हल्का सा ऊपर उठाना चाहिए। रोगी को हो सकता है इस सर्जरी में दर्द हो तो भुजा को थोड़ा, मतलब अपने बाजू को थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, रोगी को सभी कुंठाओं और सवालों को धैर्यपूर्वक उचित जवाब देना चाहिए। अब जो पेशेंट हो उसे हो सकता है कुंठा हो, उसे जो है क्या हो, कोई ऐसे सवाल हो जिससे वह घबराए, तो इसको जो है अच्छे से धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। तो ये सब जो है आपके देखभाल होते हैं। ठीक है। तो आपके यहाँ पे मैं सीधा सिंपल में प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव बता दिया हूँ। सब में दोनों में 10-10, 11-11 पॉइंट है। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो यह जो है 1 से 1.5 पेज में आपके क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। 1 से 1.5 पेज में हो जाएगा, इतना भी अगर लिखते हैं तो। अगर कोई लोग को नहीं समझ में आता है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं सीधा कहूँगा कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। जो अभी मैं बताया हूँ, प्री ऑपरेटिव में डायरेक्ट 10-15 लाइन लिख दीजिएगा और पोस्ट ऑपरेटिव में भी 10-15 लाइन लिख दीजिएगा। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं मैं उनको कहूँगा कि पहले देखभाल
के लिए 4-5 पॉइंटें इकट्ठा कीजिए, ये ढूंढिए कि मेन चीज़ें इसमें क्या क्या चीज़ समस्या हो सकता है जिसका हम देखभाल पेशेंट को दे सकते हैं, और उस 4-5 समस्या को उठाइए और उसको जो है सब में कैसे कैसे उसका देखभाल करेंगे, सब में 3-3 4-4 लाइनें लिखते चलिए। तो यह जो है स्मार्ट तरीका है। बाकी जो लोग को नहीं समझ में आता है क्या लिखेंगे तो डायरेक्टली ये पॉइंटे वाला लिखते चलिए, ठीक है। चलिए, हो गया एक क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है एड्स के बारे में। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन जो है पूछेगा, समझ गए क्या पूछेगा कि यौन संचारित रोगों का सूची बनाइए और एड्स के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, गोनोरिया पढ़ा चुका हूँ, और विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होता है उसका लिस्ट भी बता चुका हूँ। गोनोरिया रोग जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो भी बता चुका हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं एड्स के बारे में पर्सनली देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि एड्स बहुत ज़्यादा पूछता है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एड्स क्या होता है, एड्स क्या है। तो एड्स जो होता है, एड्स मानव प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करने वाला यौन संक्रामक रोग है। समझ गए चीज़ को। तो एड्स जो होता है वह क्या करता है कि ह्यूमन का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको जो है डिफिशियंट कर देता है, मतलब कमज़ोर कर देता है, जिससे विभिन्न प्रकार के जो है संक्रामक रोग आराम से पहुंच सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एड्स बहुत खतरनाक बीमारी होता है। वह जो है अपने साथ विभिन्न प्रकार के रोगों को जो है वह क्या करता है, रास्ता को खोल देता है। खोलता कैसे है, क्योंकि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको जो है वह क्या कर देता है, एड्स बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। इसीलिए जो है एड्स को क्या कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब ह्यूमन के, मनुष्य के इम्यून मतलब प्रतिरक्षा और डिफिशियंसी मतलब असमर्थ यानी कमज़ोर कर देता है। समझ गए। चलिए, HIV संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा क्षमता जो है कम हो जाती है, और जब आपके शरीर में इम्यूनिटी कम जाएगा तो विभिन्न प्रकार के जो है रोग आराम से जो है प्रवेश कर जाएगा, और जो है आप जो है विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित होने लगेंगे, ठीक है। संक्रमण का माध्यम, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एड्स। एड्स कैसे जो है फैलता है, चलिए देखते हैं। इसका प्रसार जो है निम्न प्रकार हो सकता है। एड्स का जो फैलाव है निम्न तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे। एड्स रोग जो होता है यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के द्वारा जो है क्या होता है, यह संक्रमण होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी कपल अगर असुरक्षित अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा तो उसमें एड्स होने का चांसेज होता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु को, अगर माँ जो है HIV से पीड़ित है तो बच्चे में हो सकता है गर्भ में, ठीक है ना। स्तनपान भी जो है इसका एक कारण बनता है। नेक्स्ट है असुरक्षित रक्त चढ़ाना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर असुरक्षित होगा तो जो है उससे भी होगा। इसीलिए जो है क्रॉस मैच किया जाता है ब्लड पहले चढ़ाने से, ठीक है ना, कि व्यक्ति को कहीं कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है। अंग प्रत्यारोपण जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे स्किन ट्रांसप्लांट, ये सब होता है ना, तो ये सब जो है भी ट्रांसप्लांट करने से पहले जो व्यक्ति से लिया जाता है उसका पहले चेक किया जाता है कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है जिससे व्यक्ति को फैल जाए, ठीक है ना, दूसरे व्यक्ति में। संक्रमित सुई का प्रयोग, अगर एड्स वाले व्यक्ति से यूज किए गए कोई भी सामान अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति यूज करता है तो उसमें जो है आराम से क्या होगा, वह फैल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एड्स में उद्भवन काल की निश्चित नहीं होती है। एड्स जो है कोई इसका इनक्यूबेशन पीरियड निश्चित नहीं होता है। यहाँ जो है 15 से 20 वर्षों तक भी लग सकता है। अब इनक्यूबेशन पीरियड आप लोग जानते हैं कि लक्षण दिखने तक का जो है यह कहता है, तो ये इनक्यूबेशन पीरियड एड्स में लागू नहीं होता है। यह जो है कम समय में भी दिखा देता है लक्षण, और यह वर्षों वर्षों तक भी इसका लक्षण जो है दिखने में जो है प्रतिरक्षा करना पड़ता है। तो यह जो है आपका एड्स का कोई निश्चित उद्भवन अवधि नहीं हो सकता है, एवं यह 15 से 20 वर्षों तक भी हो सकता है। इसमें कौन कौन से जांच होते हैं देख लीजिए। जांच में एलिसा टेस्ट होता है, उसके बाद HIV का टेस्ट होता है जिसमें स्पॉट और कॉम टेस्ट होता है, उसके बाद पार्टिकल एग्लूटिनेशन होता है, उसके बाद रेडियो एमिनो प्रेसिपिटेशन ऐसे होता है। मतलब एमिनो टेस्ट किया जाता है, रेडियो एमिनो प्रेसिपिटेशन ऐसे टेस्ट होता है। यह कुल टेस्ट होता है जिसमें ब्लड एग्जामिनेशन वगैरह, हिस्ट्री टेकिंग, ये सब तो होगा ही होगा। बाकी मेन टेस्ट में ये सब होता है, एलिसा टेस्ट, HIV स्पॉट एंड कॉम टेस्ट, पार्टिकल एग्लूटिनेशन और रेडियो एमिनो प्रेसिपिटेशन ऐसे। तो ये 4 टेस्ट याद रखिएगा, और बाकी ब्लड टेस्ट, इतिवृत्ति लेना, इतिहास लेना, फिजिकल, ये सब जो है तो होगा ही होगा, ठीक है।
लक्षण क्या क्या होता है एड्स वाले पेशेंट का, चलिए देख लीजिए। एड्स वाले पेशेंट में जो लक्षण होता है वह डायरेक्टली जो है शरीर का जो वेट होता है उसमें लॉस होने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो पेशेंट होता है उसका 1 माह या उससे अधिक से जो है खांसी और बुखार रहना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर पर खुजली चकत्ता दाने निकलने लगता है, ठीक है। उसके बाद हर्पिज जोस्टर संक्रमण व्यक्ति को हो जाता है। लिम्फ नोड्स होता है उसमें सूजन आ जाता है, ठीक है। और हर्पिज सिम्पेक्स संक्रमण हो सकता है। उसके बाद जो है व्यक्ति को बहुत सारे रोग होता है HIV के कारण, बहुत सारे लक्षण दिखाई देता है। व्यक्ति का जो है बेचैन हो जाता है, समझ गए। व्यक्ति का जो है लक्षण में व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैनी थकान होने लगता है, व्यक्ति को शरीर के भार में कमी आने लगता है, 1 माह तक खांसी व बुखार रहने लगता है, शरीर पर खुजली दाना निकलने लगता है, हर्पिज जोस्टर का संक्रमण व्यक्ति को हो जाता है, हर्पिज सिम्पेक्स का संक्रमण हो जाता है, लिम्फ नोड होता है उसमें सूजन हो जाता है। तो ये सब जो है व्यक्ति के अंदर लक्षण होता है एड्स में, समझ गए। इसका रोकथाम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसका रोकथाम कैसे होता है चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है अस्पताल में सदैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन से पूर्व HIV की जांच अवश्य की जाती है। इसमें HIV संक्रमण प्रसार पर नियंत्रण किया जाता है। पहला जो रोकथाम और नियंत्रण में है कि अगर किसी को अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है या फिर किसी के व्यक्ति के ऑर्गेन को किसी दूसरे व्यक्ति में लगाना हो तो उससे पहले जो है HIV अवश्य जाँच की जाती है, ताकि व्यक्ति में पता चल जाएगा कि इसमें अगर HIV है तो उसके शरीर से ब्लड जो है नहीं लिया जाएगा और नहीं उसके शरीर के कोई अंग को लेकर दूसरे में लगाया जाएगा, जिससे जो है रोकथाम नियंत्रण हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, समुदाय में HIV रोगियों को स्क्रीनिंग हेतु विशेष जांच कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे इनका सही उपचार किया जा सके। अब जो कम्युनिटी होता है, गांव, घर, मोहल्ला, इस सब में HIV रोगियों के स्क्रीनिंग हेतु मतलब उसके जांच हेतु विशेष जो है कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे जो है उपचार किया जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए ये हो गया, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे तीसरा है कि HIV संभावित लोगों को इस रोग के बारे में आवश्यक जानकारी एवं मुफ्त निरोध उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अब जो HIV से के संभावित लोग हैं उसको जो है इस बारे में बताना चाहिए, आवश्यक चीज़ें बताना चाहिए और साथ में मुफ्त में जो है कंडोम निरोध का जो है उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ओके। चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा बहुत शानदार है कि HIV संक्रमण स्त्रियों को अनावश्यक गर्भ धारण करने से मना करना चाहिए एवं यदि गर्भ धारण करे तो विशेष निगरानी एवं उपचार का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चीज़ें है कि HIV की रोकथाम करना है तो वो HIV किसी बच्चे में न हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसके लिए जो महिला अगर HIV से ग्रसित है तो उसको जो है गर्भधारण करने से ही जो है रोकना चाहिए। अगर फिर भी वह गर्भधारण कर ले तो उसे जो है विशेष निगरानी और उपचार पर ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है HIV बच्चे को न फैले, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पांचवा है HIV रोगी को बॉडी फ्लूइड जैसे सीमन, ब्लड डिस्चार्ज, ब्रेस्ट मिल्क को सेफ्टी डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई HIV से पीड़ित व्यक्ति है और उसके शरीर से कोई तरल जैसे कोई सीमन, ब्लड या कोई चीज़ डिस्चार्ज या ब्रेस्ट मिल्क ये सब निकल रहा है तो इसका जो है अच्छे से जो है डिस्पोज करना चाहिए सुरक्षित तरीके से, ताकि इसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति ना आए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि ऐसे लोग जिनसे एड्स की संभावना अधिक हो वहाँ रेगुलर एक स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। यह लोग निम्न हो सकते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कार्यों में ही संलिप्त होते हैं तो उनमें जो है एड्स की संभावना अधिक होती है, तो इसके लिए उन लोगों को स्क्रीनिंग जो है रेगुलर की जानी चाहिए। अब कौन कौन लोग हैं जिससे ज़्यादा खतरा होता है? कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग नशे के आदी वाले लोग होते हैं, कुछ इस कार्य में संलिप्त जो है वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन वाले होते हैं, कुछ HIV एंडेमिक क्षेत्र वाले होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग HIV से ग्रसित होते हैं। तो इन लोगों से जो है क्या होना चाहिए, बचना चाहिए और इन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, समझ गए। चलिए उसके बाद और देखिए ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर बहुत लोगों से मिलता जुलता है, लंबी यात्रा करने वाले लोग हैं, एक से अधिक यौन संबंध बनाने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, स्क्रीनिंग करवाना चाहिए जिससे पता तो चले और उसका रोकथाम तो किया जाए, ठीक है। चलिए सातवां देखिएगा, एड्स के रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन्हें प्रभावी बनाना चाहिए, जैसे एड्स हेल्पलाइन नंबर, एड्स परामर्श केंद्र, एड्स स्क्रीनिंग सेंटर। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें सरकार के द्वारा अभी चलाई जा रही है एड्स के लिए।
लिए, एड्स के रोकथाम के लिए। वो जो है क्या करता है कि लोगों में जागरूकता फैलाता है, हेल्प करता है। जैसे एड्स हेल्पलाइन नंबर है, एड्स के लिए काउंसलिंग सेंटर है, परामर्श केंद्र है, और एड्स के लिए जांच के लिए स्क्रीनिंग सेंटर भी है, जिससे जो है व्यक्ति अपना जिस तरीके के जो है उसे हेल्प चाहिए वो हेल्प ले सकता है या स्क्रीनिंग करवा सकता है। तो यह रोकथाम में मदद करता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लोगों को संयमित जीवन एवं सुरक्षित यौन संबंध के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सिक्योर जो है रिलेशन बने इसके लिए जो है प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट देखिएगा, HIV रोगी को उपचार में प्रयुक्त उपकरण पुनः उपयोग में नहीं लेने चाहिए। जो HIV के उपचार में नीडल वगैरह या कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ भी अगर उपयोग हो चुका है तो उसका उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फिर से नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए बैरियर नर्सिंग का प्रयोग करना चाहिए। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब एक से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, इसके रोकथाम के लिए बैरियर नर्सिंग का प्रयोग करना चाहिए। चीज़ को समझ गए? चलिए तो आपका यहाँ पे एड्स भी हो गया क्या चीज़ ख़त्म, समाप्त। आप लोग एड्स बार बार पूछता है तो एड्स के बारे में लिख दीजिएगा। समझ गए? चलिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एड्स के शिक्षा के बारे में ही पूछता है। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं टेटनस के ऊपर। टेटनस जो होता है एक बहुत ही जो है दोस्तों खतरनाक रोग है, इससे भी जो है बचना चाहिए। और कैसे ये होते हैं तो चलिए हम इसको जो है देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी कंप्लीट जो है हम लोग को देखना है। और ये हो सकता है टेटनस इस बार के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए। मोस्ट VVI इसको जो है आप लोग लगा लीजिए, अच्छे से करके जाइएगा ये टेटनस को। ठीक है, चलिए टेटनस कैसे होता है देख लीजिए। यह जीवाणु संक्रमित रोग है, यह बैक्टीरिया संक्रमित रोग है, इन्फेक्टेड रोग है, जिसमें मुख्यतः रोगी की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। जैसे टेटनस होता है किसी को तो यह नर्व सिस्टम को ही जो है क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जो ये चीज़ समझ लीजिए कि टेटनस किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। और मुख्यतः यह जीवाणु जनित होने वाला संक्रामक रोग होता है। चीज़ को समझ गए? चलिए टेटनस समझ गए। रोग कारक समझिए, पैथोजन और ट्रांसमिशन, मतलब ये जो टेटनस है यह कैसे जो है लोगों में फैलता है, कैसे इसका प्रसार होता है। तो सबसे पहले जानिए टेटनस रोग का जो कारण होता है, रोग जो कारक होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई के कारण होने वाला होता है। ठीक है ना? तो कोई अगर आपसे पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे कि टेटनस किसके कारण होता है तो टेटनस जीवाणु के कारण होता है। और यह कौन से जीवाणु, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, यह रोग कारक जीवाणु होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, यह लोगों में होता कैसे है। तो देखिए क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जो जीवाणु होता है इसका कुछ स्पोर यानी कुछ इसका जड़ कहा जाए, कुछ इसका अवशेष कहा जाए, तो ये स्पोर जो होते हैं मिट्टी में या पानी में जो है मिले होते हैं। अब जैसे ही शरीर में कोई घाव है व्यक्ति को और वह इस जो है संक्रमित पानी और इस मिट्टी में आएगा खुले पैर या खुले हाथ, तो यह जो मिट्टी या पानी में जो टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के जो स्पोर है वह क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर जो है खुले पैरों या हाथों के जरिए जो है क्या होगा कि उसके शरीर में क्या होगा, घाव के रास्ते प्रवेश कर जाएगा और यह जो है व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कर देता है टेटनस। चीज़ को समझ गए? चलिए अब इसका उद्भावन अवधि देखिए, इनक्यूबेशन पीरियड ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। तो इनक्यूबेशन पीरियड जो आपके टेटनस के होता है यह 2 से 21 दिन होता है, मतलब 2 से 21 दिन के बीच में टेटनस अपना लक्षण जो है दिखा देता है। समझ गए चीज़ को? चलिए तो इनक्यूबेशन पीरियड भी जान गए। अब हम लोग इसका क्लिनिकल फीचर, चिकित्सीय लक्षण दिखते हैं कि अगर किसी को टेटनस होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए आपके सामने में है, जो भी लक्षण आपके सामने में है। जो भी व्यक्ति इस टेटनस से पीड़ित होता है तो उसका जो है शरीर में ऐंठन पड़ने लगता है, उसको बुखार आने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना, तेज धड़कन होने लगता है, उसका जो जबड़ा होता है वह मजबूत तरीके से बंद होने लगता है, जिससे हम लोग लॉक जॉक बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा लॉक जॉक जो होता है किस रोग में होता है, तो टेटनस में होता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। निगलने में भी कठिनाई होने लगता है, शरीर का जो आकृति है वह धनुष की आकृति में होने लगता है पेशेंट का, मतलब मुड़ने लगता है हाथ पैर व्यक्ति का अगर टेटनस बहुत ज़्यादा पकड़ लेगा तो इसलिए लोग कहा जाता है कि टेटनस खतरनाक रोग होता है। ठीक है ना? तो देख लिए कि गर्दन, चेहरे एवं जबड़े की पेशियाँ में ऐंठन होने लगता है। उसके बाद है तेज धड़कन, टेकिकार्डिया, अत्यधिक पसीना आना, डायफोर्सिफिया, ठीक है, हल्का बुखार, लो ग्रेड फीवर, निगलने में कठिनाई, डिफिकल्ट इन स्वालोइंग, जबड़ा मजबूत से
बंद होना, लोकजॉक, शरीर जो है धनुष की तरह मुड़ना, समझ गए ना, ओपिस्टोटेनस पोजीशन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऐंठन के दौरे, पेशेंट में जो है सीजर आने लगेगा, मतलब दौरा आने लगेगा, शरीर में नीलापन मतलब ऑक्सीजन का कमी होगा, और अत्यधिक बेचैनी एक्सेसिव रेस्टलेस होने लगेगा। तो ये सब जो है टिटनस के कारण पेशेंट में होता है लक्षण, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टिटनस के निदान के तरफ, डायग्नोसिस के तरफ, कि अगर किसी को टिटनस होता है तो क्या क्या जो है डायग्नोसिस उसमें संभव है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो जो टिटनेस होता है, टिटनेस में जो डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस आप लोग को पता है कि शारीरिक परीक्षण, लक्षणों की उपस्थिति के जांच, जैसे तेज धड़कन, हल्का बुखार, शरीर में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन, समझ गए ना, तो धनुषाकार, तो ये सब का जो है लक्षण होता है और इसका जांच होता है, ठीक है। उसके बाद घाव अगर शरीर में कहीं पे है तो उसका टेस्ट किया जाता है, वाउंड कल्चर टेस्ट, ठीक है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो टिटनेस में कुछ खास जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, बस इसी सब इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है, ठीक है। अब इसका जटिलता क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देख सकते हैं। अब चूंकि जटिलता इसका जो होगा वह पूर्णतः यह क्या है, एक इन्फेक्शन है, एक इन्फेक्शन है। अब ऐसे में इन्फेक्शन है तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो उसके साथ में यह निमोनिया भी कर सकता है, यानी फेफड़े में संक्रमण कर सकता है। साथ ही जो फेफड़ा के एल्वोली होता है, जिसमें वायु जो है जमा होता है, एयर, इसमें अस्थायी तौर पे संकुचन, स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर हो सकता है पेशेंट को। अब आज ही पढ़ाए हैं हम लोग, इससे पहले वाला वीडियो MSN1 में, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर मतलब ड्यूडेनम और गैस्ट्रो में जो है अल्सर होना, ठीक है। कार्डियक एर्थेमिया हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, और लास्ट में वही संभावना है कि पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो इसका जटिलता जो है खतरनाक है, इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, कार्डियक एर्थेमिया भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, फेफड़ों के एल्वोली में अस्थायी संकुचन भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है। तो ज़्यादातर यह जो है फेफड़ा से लेकर हृदय को जो है प्रभावित करता है, और साथ में पेप्टिक अल्सर को भी, और लास्ट में डेथ कर देता है, समझ गए। चलिए अब इसके उपचार कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। उपचार में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि रोगी को ATS, उपचार इसका क्या है, ATS इंजेक्शन मतलब एंटी टिटनस सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है, जो टिटनस को रोकता है। रोगी का लाक्षणिक मतलब लक्षण का प्रबंध किया जाता है, जैसे बुखार के लिए एंटीपायरेटिक, और शरीर में तरल कम के लिए IV फ्लूइड दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे टिटनस के लक्षण, रोगी के टिटनस के लक्षण उत्पन्न हो तो डाइजापाम दिया जाना चाहिए। और डाइजापाम क्या करता है, आप लोग को पता है कि अकड़न को कम करता है और व्यक्ति को शांत करता है, नींद लाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पेशीय शिथिल औषधियाँ देनी चाहिए। अब इसमें पेशिया में क्या होता है, तन्यता हो जाता है, पेशिया अकड़ने लगता है, तो इसके लिए जो है उसे शिथिल करने का दवाइयाँ दी जानी चाहिए, ठीक है। अब इसका हम लोग जो है क्या कर लिए, इसका जो है उपचार हम लोग देख लिए कि ATS का इंजेक्शन देंगे, लक्षण का जांच जो है दवाइयाँ देंगे, डाइजापाम भी दे सकते हैं, पेशिया शिथिल करने की दवाइयाँ देंगे। अब हम लोग इसके रोकथाम कैसे करेंगे कि भाई टिटनस आगे ना हो, इससे पहले ही हम कैसे इसको जो है कुछ उपाय कर ले जिससे रोकथाम हो जाए। तो कैसे, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं टिटनस के बारे में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए कि टिटनस से कैसे बचे, टिटनस कैसे होता है। पहला तो स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, उसके बाद DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस वैक्सीन द्वारा निर्धारित समयानुसार इम्यूनाइजेशन सभी शिशुओं में की जानी चाहिए, DPT का टीका, ठीक है, जिससे आगे टिटनस अटैक ना हो। तीसरा देखिएगा सभी शिशुओं को 5 वर्ष तक DPT या फिर टिटनस टॉक्साइड TT का बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। तो यह दोनों इम्पोर्टेंट है रोकथाम के लिए, तो इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, समझ गए। एंड लास्ट है देखिए, गर्भवती स्थितियों को टिटनस का टीकाकरण करना चाहिए। प्रथम टीकाकरण गर्भावस्था के 16 से 18 सप्ताह पर, वह प्रथम टीके के 1 माह के बाद दूसरा टीका, यही टिटनस का ही टीका जो है प्रेगनेंसी वाले महिलाओं को दिया जाता है, जो कि टिटनस का होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी पीरियड में ब्लीडिंग जो है होता है, तो इस कारण जो है क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं में टिटनस होने की संभावना अधिक होती है, तो इसलिए जो है उनके बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आपका टिटनस भी यहाँ पे द एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, हाइपरटेंशन के तरफ, मतलब उच्च रक्तचाप के तरफ। अब ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछ सकता है हाइपरटेंशन के बारे में, उच्च रक्तचाप के बारे में। चलिए देखते हैं।
देखिए उच्च रक्तचाप होता क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखते हुए HTN, समझ गए ना। हाइपरटेंशन को कहीं कहीं आपको HTN लिखा होगा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। तो जब एक नॉर्मल पेशेंट, जब एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, स्वस्थ एक व्यक्ति होता है, उसका रक्तचाप जो होता है 120/80 mm/Hg होता है। यूँ कहा जाए तो सिस्टोलिक उसका 120 होगा और डायसिस्टोलिक 80 और mm/Hg जो होता है वह आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में रक्तचाप वृद्धि होता है तो सिस्टोलिक दबाव 140 mmHg या इससे अधिक हो जाता है तो व्यक्ति को जो है बीपी का जो है पेशेंट हो जाता है, ठीक है। वहीं पे बात किया जाए इससे अधिक हो, ठीक है, एवं डायसिस्टोलिक अगर जो 80 नॉर्मल है वह 80 90 या इससे अधिक हो जाए तब वह उच्च रक्तचाप का प्रमाण करता है। यानी अगर आपका 140/90 है mm/Hg, अगर आपका इतना है, ठीक है ना, 140/90 mm/Hg, तो फिर जो है या इस इतना हो या फिर इससे अधिक हो तो यह जो है बीपी को डिनोट करता है, यानी आपके अंदर बीपी प्रवेश कर चुका है। नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल होता है 120/80, लेकिन थोड़ा एज के हिसाब से घटता बढ़ता है। अगर ज़्यादा ऊंच एज रहता है तो हो सकता है पेशेंट में ज़्यादा बीपी हो, तो इसको जो है बढ़ाकर 139 तक, समझ गए, और 89 तक जो है हम इसको नॉर्मल मान सकते हैं कि यह कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि यह हो सकता है काम उम करने से या फिर एज भी बढ़ने से यह जो है थोड़ा मोड़ा 120/80 वाला बढ़कर इतना आ सकता है। लेकिन अगर 140 या फिर इससे अधिक हो तो समझ लीजिएगा कि यह जो है दिखाने योग्य है, दिखाना चाहिए, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाइपरटेंशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री, वंशानुक्रम। जैसे आपके परिवार में किसी को बीपी का पेशेंट था तो उसके बाद आपके चाचा, आपके पिताजी हैं, फिर आपके पिताजी से आप में हो सकता है या आपके भाई में किसी में हो सकता है, तो यह वंशानुक्रम चलता रहता है, ठीक है, चल सकता है, ऐसा नहीं है कि चलेगा ही, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका मोटापा सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर आप खूब खा रहे हैं और आप बैठकर काम कर रहे हैं तो फिर चीनी और बीपी से कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए। चलिए मानसिक दबाव, मेंटल डिस्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ के लिए बार बार स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, तो ये मानसिक दबाव भी कारण बन सकता है बीपी क्या, समझ गए। शराब का सेवन, एल्कोहल इंजेक्शन भी इसका कारण बन सकता है। तंबाकू सेवन भी इसका कारण बीपी का बन सकता है। धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना भी इसका कारण बन सकता है। एंड यहाँ पे देखिए अत्यधिक नमक का सेवन, चूँकि नमक में सोडियम होता है और ये सोडियम क्या करता है कि रक्त के बहाव के दर को बढ़ा देता है, समझ गए। एंड नेक्स्ट देखिएगा अधिक आराम करना। अगर आप अधिक आराम कर लेते हैं तो इस कंडीशन में भी जो है बीपी बढ़ने का खतरा रहता है। और नेक्स्ट है, लास्ट है मधुमेह और उच्च वसा, डायबिटिक एंड हाई लिपिड, ये भी जो है कारण बनता है HTN हाइपरटेंशन का, उच्च रक्तचाप का। इसीलिए देखते होइएगा कि जिसका उच्च रक्तचाप रहता है उसे लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट किया जाता है, या फिर किसी को जो है चेस्ट का पेन रहता है, चेस्ट में प्रॉब्लम रहता है तो उसका लिपिड प्रोफाइल यही चेक करता है कि उच्च वसा जो है चेक करता है, ठीक है। चलिए अब वो कारण हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के क्या क्या लक्षण और चिन्ह होते हैं। चलिए विभिन्न जो है चिन्ह और लक्षण होते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर किसी को बीपी का पेशेंट होता है तो देखिएगा बीपी वाले पेशेंट का जब बीपी बढ़ता है, हाई होता है, तो उसका शरीर जो है कंपन करने लगता है। उसका शरीर काम करना मतलब खूब कस के बोलेगा, उसका शरीर कांपने लगता है, मतलब कंपन होना, मतलब ट्रीमर होना, ठीक है। पसीना आना, स्वेटिंग आना। अब देखते होइएगा जो पेशेंट का बीपी बढ़ता है तो अधिक तो बोलेगा ही बोलेगा, बट उसके शरीर बहुत ज़्यादा जो है पसीना से तरबतर हो जाएगा। चीज़ को समझते हैं, डिनोट कीजिएगा अपने आसपास के चीज़ों से। श्वसन कष्ट, डिस्पोनिया हो जाएगा। अब जो पेशेंट को बीपी हाई होता है उसका श्वसन कष्ट होने लगता है, क्योंकि देखते होइएगा जो पेशेंट का बीपी हाई होता है और कष्ट के बोलने लगता है तो रुक रुक के बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जो है दम लेता है पहले फिर बोलता है, यानी ऑक्सीजन का उसको श्वसन में प्रॉब्लम होने लगता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, विजुअल डिस्टर्बेंस। अगर किसी को HTN का प्रॉब्लम है, बीपी अगर किसी को ज़्यादा बढ़ता है तो उससे जो है दूरदृष्टि दोष होता है, मतलब नज़दीक के चीज़ें जो है उसको दिखने में प्रॉब्लम करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं दूरदृष्टि दोष मतलब नज़दीक के चीज़ें नहीं दिखेगा और दूर के दिखेगा,
तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोफ या सूजन एडिमा पेशेंट का होगा HTN में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चक्कर आना, वर्टिगो होना, मति भ्रम, डिजीनेस, ये सब जो है पेशेंट में होता है, लक्षण और चिन्ह है हाइपर टेंशन का। अब हम लोग देखेंगे कि हाइपर टेंशन का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, इसका जो है हम लोग प्रबंध कैसे करेंगे इससे छुटकारा के लिए। चलिए देखते हैं। पहला है उपचार। उपचार में ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, धूम्रपान बंद करना। अगर आप स्मोकिंग ले रहे हैं और आप बीपी के पेशेंट हैं तो सबसे पहले आप उस धूम्रपान को, ड्रिंकिंग को बंद करें, ठीक है। वजन कम करें, रिड्यूस बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट अधिक है, मोटे हैं, तो उसको कम करें। कम नमक खाएं, चूँकि बीपी जो है, बीपी में नमक जो है वह शत्रु होता है, नमक कम करें। वसा युक्त भोजन जो है करना बंद करें, जिसमें ऑयली फूड हो उसे बंद करें, जिससे शरीर में वसा न हो, समझ गए। नियमित व्यायाम, रेगुलर व्यायाम करें। आराम मुद्रा तकनीक अपनाएं, टेक प्रॉपर रेस्ट टेक्निक। तो ये सबसे जो है आप अपने आप को उपचार में कर सकते हैं, समझ गए, शामिल। अब इसका जो है उपचार में आपका ड्रग थेरेपी आता है। वो तो हो गया शारीरिक क्रिया, खान पान में से संबंधित उपचार। अब हम लोग ड्रग थेरेपी देखते हैं। अब ड्रग क्या 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 दिया जाएगा, तो देखिए, अब किसी को बीपी बढ़ता है ना, तो उसे आप डाईयूरेटिक मतलब मूत्र विसर्जन वाला आप दवाइयाँ दे दे तो उसका बीपी एकदम घट जाएगा, समझ गए ना। यानी शरीर से पानी निकल जाएगा तो उसका जो है बीपी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लेकिन इसका रिस्क फैक्टर भी रहता है कि अगर अत्यधिक शरीर से पानी मूत्र निकल जाएगा तो फिर जो है शरीर में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, समझ गए ना। चलिए जैसे देख लीजिए, डायूरेटिक में क्या क्या दिया जाएगा, तो फुरसेमाइड दिया जाएगा, थियाजाइड डायूरेटिक दिया जाएगा, पोटेशियम रिच डायूरेटिक्स दिया जाता है। तो ये सब मूत्रल डायूरेटिक वाला दवा है जो शरीर से जल की मात्रा को कम करता है, जिससे बीपी घटता है, जैसे फुरसेमाइड, थियाजाइड डायूरेटिक्स और पोटेशियम रिच डायूरेटिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग को पता होना चाहिए, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैन ब्लॉकर्स, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे एटेनॉल और प्रोपेनोनॉल, ठीक है ना। प्रोपेनोलॉल ये होता है बीटा ब्लॉकर्स जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, जैसे एटेनोलॉल और प्रोपेनोलॉल, ठीक है, समझ गए। दोनों याद रखिएगा, एटेनोलॉल और प्रोपेनोलॉल, ये बीटा ब्लॉकर्स जो है HTN का दवाई होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा है कैल्शियम चैन ब्लॉकर। अब शरीर में देखिए, कैल्शियम चैन ब्लॉकर जो है आपके बीपी में बहुत ज़्यादा योगदान करता है। कैल्शियम चैन जो होता है यह क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें तनाव रखता है, जिससे ब्लड जो है आसानी से पास होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया। कैल्शियम चैन ब्लॉकर जैसे निफिडिपिन, क्या चीज़, निफिडिपिन, ये याद रखिएगा, कैल्शियम चैन ब्लॉकर निफिडिपिन है, समझ गए, निफिडिपिन, ओके। चलिए चौथा जो है वो है आपका ACTE इनहिबिटर्स, जैसे कैट्रोप्रिल और एनालप्रिल। ये कैट्रोप्रिल और एनालप्रिल आपका ACE इनहिबिटर्स दवाइयाँ हैं, ठीक है। ये दवाइयाँ आपको दिया जाता है HTN वाले पेशेंट का। कुल 4 प्रकार के दवाई है। पहला दवाई क्या था, तो डायूरेटिक्स था, ठीक है। दूसरा दवाइयाँ क्या था, बीटा ब्लॉकर। तीसरा दवाइयाँ कैल्शियम चैन ब्लॉकर। चौथा दवाइयाँ ACE इनहिबिटर्स, ओके। चलिए अब लास्ट हमको इससे संबंधित कुछ चीज़ें देखना है, देख लीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा। अब किसी भी HTN वाले पेशेंट के लिए, हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए, उसको जो है क्या क्या चीज़ें बताएंगे इसके अंदर, देख लीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा क्या क्या देंगे। पहला है, रोगी को प्रक्रिया के बारे में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, मतलब रोगी को HTN के बारे में कैसे होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, इसको जो है बारे में बताना चाहिए। दवाइयाँ से संबंधित शिक्षा प्रदान करें कि दवाइयाँ कैसे लेना है, कब कब लेना है, कितने दिन तक लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद पोषण संबंधी जो है उचित सलाह दे, क्योंकि HTN पोषण पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, अचार, आलू आदि लेने की सलाह न लेना चाहिए, ठीक है ना। अचार, आलू आदि का सलाह देने नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अत्यधिक वसा, ऑयली युक्त फूड या सोडियम युक्त भोजन लेने का सलाह नहीं देना चाहिए, ओके। छठा देखिएगा कि मरीज के घर वालों को घर पर ही रक्तचाप देखभाल के बारे में शिक्षा प्रदान करना चाहिए, मतलब जो पेशेंट अगर BP का हो तो उसे अपने घर पर लगातार मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए।
एंड सेकेंड लास्ट है 7 नंबर, धूम्रपान एवं मदिरापान से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षा प्रदान करना चाहिए। लास्ट है व्यायाम एवं आराम के महत्व के बारे में शिक्षा प्रदान करना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने आराम और व्यायाम पर महत्व दे। ठीक है, तो यह आपका यहाँ पे द एंड होता है आज का वीडियो। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज कराए हैं यह अपने आप में सब के सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, विदा लेते हैं। आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए तो हमें खुशी होगी। धन्यवाद।